हेलो मेरे नौनिहालों, कैसे हो? मोशन लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पी ब्लॉक चैप्टर में हम ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे हैं और आज का लेक्चर है ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स के ऊपर। ऑक्सीजन फैमिली हाइड्राइड्स बनाती है। देखिए कैसे बनाती है। ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं बेटे, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, ये सब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट होकर के क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स बनाते हैं। जैसे कि पहला ही हाइड्राइड, ऑक्सीजन का हाइड्राइड, सब जानते हैं इसके, H2O। H2O इज अ हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हाइड्राइड है क्योंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का हाइड्राइड कहलाता है। इसी तरीके से सिले, सल्फर का भी हाइड्राइड होता है। तो देखो जैसे H2O होता है वैसे ही H2S होता है। उसी प्रकार से H2SE भी होता है और H2TE भी होता है। तो ऑक्सीजन फैमिली के ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम जितने भी मेंबर्स हैं वो सब के सब हाइड्रोजन के साथ में क्रिया करके ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर और हाइड्रोजन दोनों मिलकर के एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है बेटे? हाइड्राइड्स कहा जाता है। ठीक है, अब इन हाइड्राइड्स के बारे में हम आगे बात करते हैं। पहली बात हम करेंगे हाइड्राइड्स की, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स की भौतिक अवस्था के बारे में बात करेंगे। इस ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स की भौतिक अवस्था के बारे में बात करेंगे। तो भौतिक अवस्था देखिए, मैंने आप लोगों को ये चीज पहले ही बताई हुई है कि जिस फैमिली का जो मेंबर सबसे छोटा मेंबर होता है, यानी कि सेकंड पीरियड का दूसरे आवर्त का जो तत्व होता है, उसका बिहेवियर बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उन सभी से अलग होता है। असामान्य व्यवहार वो लोग शो करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन भी असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। असामान्य व्यवहार की वजह से जो ऑक्सीजन के हाइड्राइड हैं, जैसे कि H2O, कमरे के ताप पर कैसा होता है? द्रव होता है। देखते हैं हम लोग, सब रोज का काम है हमारा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि H2S, सल्फर का जो हाइड्राइड है, जबकि H2S गैसीय अवस्था में होता है। गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? H2O तो द्रव है और H2S क्या है? गैस है। अब H2O के द्रव होने का भी तो कुछ ना कुछ कारण होगा। क्या कारण है? देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम यहाँ पर हैं, दो परमाणु यहाँ पर हैं। उसमें से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता, और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में बहुत ज्यादा अंतर होता है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की, विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से बहुत 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 ज्यादा कम होती है। विद्युत ऋणता वाली ट्रिक मैंने बताई थी। हे काशी ब्रदर, कल नहीं आओगे और फेल हो जाओगे। तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता द्वितीय नंबर पे सबसे अधिक होती है ना। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी होता है ये। हाँ, और ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव प्राणी है ना। अब वो क्या है कि केमिस्ट्री के साथ में जब आप मिस्ट्री बना लेते हो ना अपनी, तो फिर ये ऐसे ही नजर आने, ये प्राणी ही नजर आने लगते हैं। ये खुद भी अपने से बात करते हैं। कभी देखना, कोई लेक्चर को देखो आप आराम से, और उस लेक्चर को देखने के बाद अपने नोट्स उठा करके जब आप पढ़ते हो ना, तो वो लेक्चर हमारे कानों में आवाज आती है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन खुद ही बोलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला हाइड्राइड बोलेगा कि मैं द्रव हूं, और हाइड्रोजन और सल्फर वाला बोलेगा कि मैं गैस हूं। जिस दिन ये ऐसा बात करने लग जाए ना, तो उस दिन इनको प्राणी बोलना शुरू कर देना। तो H2S के जो H2O और H2S में जो अवस्थाओं का अंतर है, ये क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। इस अंतर की वजह से जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध बनता है बेटे, इस प्रकार से है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में देखो, मैं दो मॉलिक्यूल बना रही हूं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। ठीक है, इन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो एटम है उसमें से ये स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर क्या होता है
थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर की वजह से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, बंधित इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति, है ना। अब बंधित इलेक्ट्रॉनों को खींचने की प्रवृत्ति जब पाई जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑक्सीजन की है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ भी थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा नेगेटिव। पूरा बंध थोड़ी टूट रहा है, थोड़ा सा बंध के इलेक्ट्रॉन खिसक रहे हैं, पूरा बंध नहीं टूट रहा है, इसलिए पूर्णतया नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। सिर्फ क्या आएगा? डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश यहाँ पर पाया जाएगा। तो आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश यहाँ पर उपस्थित हो गया है। तो देखो, आंशिक धनावेश वाला हाइड्रोजन आंशिक ऋणावेश वाले ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर क्या बनाएगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उत्पन्न हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो विपरीत ध्रुवों के मध्य लगने वाला विद्युत रासायनिक बल, स्थिर विद्युत बल, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युतिक जो आकर्षण है वो इन दोनों के बीच में यहाँ लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस होने की वजह से ये O और H के बीच का जो बंध है वो कैसा हो जाता है? OH बंध अत्यधिक ध्रुवीय हो जाता है। OH बंध अत्यधिक ध्रुवीय हो जाता है। अत्यधिक ध्रुवीय होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है? आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आ जाता है। और आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे की तरफ आकर्षित करेंगे। आकर्षित करने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? आणविक संगुणन होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? आणविक संगुणन होने लग जाता है, जिसकी वजह से एक H2O का मॉलिक्यूल दूसरे H2O के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बंध से पकड़ के रखते हैं। और ये किसमें उपस्थित होता है? द्रव अवस्था में, क्योंकि द्रव अवस्था में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े पास पास होते हैं, और गैसीय अवस्था में पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। तो H2O के द्रव अवस्था में होने का कारण क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाता है? अत्यधिक ध्रुवीय बंध हो जाता है। अत्यधिक ध्रुवीय बंध होने की वजह से इसके आंशिक धनावेश और इसके आंशिक ऋणावेश के मध्य आणविक संगुणन पाया जाता है। और यहाँ पर एक और चीज पाई जाती है, हाइड्रोजन बंधिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है। यहाँ पर हाइड्रोजन बंध भी बन जाता है। हाइड्रोजन का बंध कब बनता है? जब हाइड्रोजन के पास फोन आता है। किसका फोन आता है? फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। ठीक है, करेंगे इसके बारे में बात। आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, इनके क्वथनांकों की बात करेंगे। जो अपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो हैलाइड्स हैं उनके क्वथनांकों की बात करते हैं। तो देखिए, क्वथनांक H2S से ज्यादा का H2SE का, इससे ज्यादा क्वथनांक होता है अपने H2TE का, और सर्वाधिक क्वथनांक अपना पाया जाता है वाटर के मॉलिक्यूल का, जल का सर्वाधिक क्वथनांक पाया जाता है। ऐसा क्यों है भाई? आपने अभी तक ये पढ़ा है कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है, क्वथनांक जो है वो भी बढ़ता जाता है। भाई भारी आदमी को उछालने में, यानी कि अब आप क्वथनांक कर रहे हो, आप क्वथनांक का क्या मतलब है? किसी भी अणु को आप द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में ले जा रहे हो, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो उसको जल में से निकाल करके आप उड़ा रहे हो, है ना। अब उड़ाने के लिए तो जो जितना हल्का प्राणी होगा उसको उड़ाना उतना ही आसान होगा ना बच्चों। जिसका अणुभार कम होगा उसको यूं उछालो और वो उड़ने लग जाएगा, है ना। भारी पक्षी को उड़ने में, शुतुरमुर्ग भी तो पक्षी है ना, बट वो उड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है ना। एक अपनी चिड़िया है, गौरैया, वो छोटी सी चिड़िया है ना, उसको उड़ने में टाइम कम लगता है ना, फटाक से उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है ना। तो केमिस्ट्री को आप अगर डेली लाइफ से रिलेट करके समझोगे ना तो बड़ी जल्दी समझ में आएगी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। देखिए, तो H2O का सबसे ज्यादा यहाँ पर क्वथनांक क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हाइड्रोजन बंध के वजह से यहाँ पर आणविक संगुणन हो जाता है। आणविक संगुणन हो जाता है तो आणविक संगुणन होने की वजह से क्या हो रहा है? एक छोटी सी चिड़िया दूसरी छोटी सी चिड़िया का हाथ पकड़ करके ऐसी बड़ी सी चिड़िया बन रही है। अब बड़ी चिड़िया का तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया ना, आणविक संगुणन होने की वजह से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका माना जाएगा? आपके H2O का। क्यों होगा ऐसा?
कि भाई H2O में हाइड्रोजन बंध बनने के कारण हाइड्रोजन बंध बनने से आणविक संगुणन हो जाता है, अतः इसका क्वथनांक अन्य हाइड्राइडों से, अन्य हाइड्राइड्स से अधिक होता है। और यदि हम इसकी अमोनिया से तुलना करें, देखो हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली के पहले नाइट्रोजन फैमिली पढ़ी थी, यदि हम इसकी अमोनिया से तुलना करें ना बेटा, तो अमोनिया से भी ज्यादा प्रबल होते हैं H2O में हाइड्रोजन बंध, है ना। तो एक चीज और आप लिख ले, H2O में हाइड्रोजन बंध अमोनिया से भी अधिक प्रबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सीरीज की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन की सबसे कम, उससे ज्यादा कार्बन की, देन सल्फर की, देन आयोडीन की, उसके ज्यादा ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से भी ज्यादा फ्लोरीन। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सर्वाधिक होती है बच्चों, है ना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्वाधिक, ऑक्सीजन की दूसरे नंबर पे सर्वाधिक और नाइट्रोजन की तीसरे नंबर पे सर्वाधिक। तो देखिए हाइड्रोजन से जो दूरी है जैसे जैसे बढ़ेगी, बंध की जो प्रबलता है वो वैसे वैसे ही बढ़ेगी। हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही हाइड्रोजन बंध बनाता है, परंतु सर्वाधिक प्रबल बंध किस किस के बीच में बंधेगा? H और F के बीच में। उससे कम प्रबल किस में होगा? H और O में। और उससे भी कम किस में होगा? N और H में। तो देखिए अमोनिया में H2O की अपेक्षा कम प्रबल बंध पाए जाते हैं। अमोनिया के बंध जो है वो प्रबल कम होते हैं H2O की अपेक्षा। क्यों है ऐसा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लीजिए आप। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा अंतर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है। और ये आप सरल से, मतलब आप लोगों को यदि बेसिक आ गया ना बेटा, तो उन बेसिक्स को जोड़ जोड़ करके ही आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं और तो और पढ़ा भी सकते हैं। है काशी ब्रदर, कल नहीं आओगे और फेल हो जाओगे, इतनी सी बात अपने को याद रखनी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सारी प्रॉब्लम खत्म। आगे चलते हैं, संकरण और ज्यामिति की बात करते हैं। H2O में, H2O में जो संकरण होता है उसको देखिए। ऑक्सीजन क्योंकि आपका केंद्रीय परमाणु है, इस केंद्रीय परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ होता है बेटे? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन के पास में क्या उपस्थित होते हैं? 2 लोन पेयर भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 लोन पेयर यहाँ पर बनाए हैं मैंने, ये 2 लोन पेयर VSEPR, मतलब इसके यहाँ संकरण कौन सा होता है? sp3 संकरण यहाँ पर पाया जा रहा है। अब sp3 संकरण है तो ज्यामिति कैसी होनी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय ज्यामिति होनी चाहिए थी, परंतु इसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं है। चतुष्फलकीय ज्यामिति नहीं है तो ये कैसी ज्यामिति नजर आ रही है आप लोगों को? ऐसी V शेप की, बंकित V शेप की ज्यामिति आप लोगों को नजर आ रही है यहाँ पर। ऐसा क्यों हो रहा है? VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, VSEPR थ्योरी के नाम से ही जानते हैं इसको। हिंदी में भी आपको VSEPR थ्योरी के नाम से ही पढ़ना है, क्योंकि इतना लंबा नाम कौन याद रखेगा, है ना। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण थ्योरी, ऐसे नहीं, VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी के अनुसार यहां पर क्या हो रहा है? लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के प्रतिकर्षण की वजह से लोन पेयर तथा बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण के कारण जो है ज्यामिति कैसी हो रही है? बंकित हो रही है, और बंध कोण भी
109.28 डिग्री ना होकर के कितना हो रहा है, 104.5 डिग्री का बंद कोण, 105 डिग्री, 104.5, 104.5 है ना, 104.5 डिग्री का कोण यहाँ पर हो रहा है। हाँ, ऐसे याद रखो आप। देखो ऐसा है, जब आप किसी भी टीचर की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं ना बेटे, और जब एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वो पढ़ा हुआ याद कम आता है, जबकि टीचर की आवाज आपको ज्यादा सुनाई देती है। वो कब होगा, जब आप ध्यान से सुनेंगे, है ना। तो 104.5 डिग्री का कोण यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के मध्य जो कोण पाया जा रहा है वो कितने डिग्री का है बेटे, 104.5 डिग्री का, है ना। वैसे अगर चतुष्फलक की ज्यामिति देखी जाए तो कितना कोण होना चाहिए, 109.28 डिग्री का, पर यहाँ पर कितना हो रहा है, 104.5 डिग्री का। देखो कितना क्यूट सा स्ट्रक्चर इसका बना है, ये लो जी है ना। तो बड़ा प्यारा सा प्राणी है अपना H2O। इसकी संकरण और ज्यामिति के बारे में जानकारी आपको देखी। अब ये जो कोण है, बंद कोण, अमोनिया से यदि हम तुलना करें, H2O में बंद कोण H2O में बंद कोण अमोनिया से, बताइए कम होगा कि ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन में ज्यादा है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, बंद को अपनी तरफ खींच के रखेगी। तो अमोनिया से भी अधिक का, अमोनिया से भी छोटा, है ना, अमोनिया से भी छोटा बंद कोण, सॉरी, H2O में बंद कोण जो है अमोनिया से भी छोटा होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बंद कोण के मान में, उतना ही ज्यादा वेरिएशन यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो संकरण और ज्यामिति, sp3 संकरित होता है H2O का मॉलिक्यूल। ज्यामिति कैसी होती है, बंकित या वी शेप की होती है। VSEPR थ्योरी की वजह से इस लोन पेयर और इस लोन पेयर में भी प्रतिकर्षण, और इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी प्रतिकर्षण पाया जाता है, जिसकी वजह से बंद कोण का मान 104.5 डिग्री का हो जाता है। और अमोनिया से यदि इसकी तुलना करें तो बंद कोण जो है अमोनिया से भी छोटा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, बंद कोण की यदि हम तुलना करें तो ऑक्सीजन के जो हाइड्राइड्स हैं उनमें जो बंद कोण पाया जाएगा, सर्वाधिक बंद कोण ऑक्सीजन के हाइड्राइड का माना जाएगा, और उससे कम हाइड्रोजन सल्फाइड, उससे भी कम हाइड्रोजन का सिलेनियम, और उससे भी कम जो बंद कोण होगा टेल्यूरियम के हाइड्राइड का होगा। इसका कारण क्या है, इसका कारण है बेटा वही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखिए, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में, और दूसरा किसमें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, देखो है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा तो केंद्रीय परमाणु की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी कम, ऐसे लिख देती हूँ, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होगी, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बेटे जितनी ज्यादा होगी, बंद बॉन्ड पेयर की, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों की जो दूरी होगी वो उतनी ही कम होगी। बंद बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो उतने ही ज्यादा पास पास आ जाएंगे। जितने ज्यादा बंद के इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे, जितनी दूरी इसकी कम होगी, उतना ही प्रतिकर्षण बढ़ जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो बताइए प्रतिकर्षण बढ़ेगा या कम होगा, सीधी सी बात है कि बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा। प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो बंद कोण का मान अधिक पाया जाएगा। तो बंद कोण जितना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा उतना ही ज्यादा बंद कोण पाया जाएगा। यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा, इधर देखिए, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और H2S और H2O की हम यदि तुलना करें तो ये देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिल करके क्या बनाए भाई, बंद बनाए। कैसे बनाए, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इन लोगों ने मिलकर के क्या बनाए, साझा करके एक एक सहसंयोजक बंध बनाया। ठीक है, अब ये जो सहसंयोजक बंध बना उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब बंध बनाएंगे और तो क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन
नेगेटिविटी यानी कि जो आपकी विद्युत ऋणता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों? ऑक्सीजन की तरफ, है ना। जो अधिक विद्युत ऋण परमाणु है उसकी तरफ अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ देखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। देखो दोनों ही इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन किसने पकड़ के खींच लिया? ऑक्सीजन ने पकड़ के खींच लिया। अब क्योंकि बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो होने वाला प्रतिकर्षण है वो भी तो अधिक होगा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, केंद्रीय परमाणु की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो यदि अधिक है तो बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगी। देखो ये यहाँ पहुंच जाएंगे बिल्कुल कम डिस्टेंस पर, और कम डिस्टेंस पर पहुंचने की वजह से इनके बीच में प्रतिकर्षण अधिक होगा, जिसकी वजह से बंध कोण भी अधिक होगा। जबकि आप देखिए H2S में ये है सल्फर, ये है इसके जुड़े हुए हाइड्रोजन, ठीक है। सल्फर और उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है उसमें से जो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर थोड़ी ही ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना अंतर नहीं है जितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में या विद्युत ऋणता में था। इनका अंतर जो है वो कम है। तो विद्युत ऋणता केंद्रीय परमाणु की कम है, विद्युत ऋणता केंद्रीय परमाणु की कम है, तो यहाँ पर जो बंधित इलेक्ट्रॉन होंगे वो सल्फर की तरफ थोड़े से कम शिफ्ट होंगे तो सही। विद्युत ऋणता का मतलब ही यही है कि बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता। तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा आकर्षित कर रहा है, सल्फर की कम है, ये कम आकर्षित कर रहा है। तो बताइए दूरी भी जो है वो कम हो रही है, दूरी कम हो रही है तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि दूरी ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है? या प्रतिकर्षण कम लग रहा है। प्रतिकर्षण कम लगने की वजह से बंध कोण का मान अधिक आ रहा है। तो H2S में और H2O में बंध कोण जो है वो इस तरीके से प्रभावित होते हैं। किसकी वजह से? केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता की वजह से। विद्युत ऋणता केंद्रीय परमाणु की जितनी ज्यादा होगी बच्चों, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उतने ही ज्यादा पास आएंगे तो दोनों के मध्य जो दूरी है, दोनों के मध्य जो दूरी है, इन दोनों के ही मध्य की जो दूरी है ये कम हो जाएगी। कम होने की वजह से इनके बीच में प्रतिकर्षण अधिक होगा और बंध कोण का मान भी अधिक पाया जाएगा, ठीक है। बंध कोण अधिक और यहां पर बंध कोण कम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे बंध लंबाई की। तो देखिए आपको पता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, है ना, पोलोनियम की बात ही नहीं करते। ऑक्सीजन का साइज इतना सा, सल्फर का साइज थोड़ा बड़ा, सिलेनियम का साइज और बड़ा, और टेल्यूरियम का तो ये लो जी, ठीक है। तो आप देखिए इसके केंद्रीय परमाणु केंद्र से इस यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसी को आप क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हो, त्रिज्या बोलते हो, है ना। अब इसके साथ में यदि हाइड्रोजन बेचारा समान आकार का, ये देखिए इसके साथ में जुड़ा ये हाइड्रोजन का आकार यहाँ और यहाँ समान आकार का ही रहेगा। हालांकि वो ऑक्सीजन से बड़ा हो गया ऐसा नहीं होता, थोड़ा छोटा होता है। मैं ऑक्सीजन को बड़ा कर देती हूँ थोड़ा। इसके केंद्र से इसके केंद्र तक की जो दूरी होती है यही बंध लंबाई मानी जाती है। यानी कि दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों की जो दूरी होती है, अंतर नाभिकीय दूरी जो होती है, वही बंध लंबाई कहलाती है बेटा। तो देखो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन की बंध लंबाई देखिए इतनी होगी, इसकी बंध लंबाई देखिए और इसकी बंध लंबाई देखिए और यहाँ बंध लंबाई देखिए। बताइए सबसे बड़ी बंध लंबाई किधर नजर आ रही है? यहाँ नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि देखिए केंद्रीय परमाणु का आकार, केंद्रीय परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बंध की जो लंबाई है वो भी बढ़ेगी। यानी कि बंध लंबाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होती है किसके? केंद्रीय परमाणु के आकार की।
केंद्रीय परमाणु जितना बड़ा होगा बंध की लंबाई भी उतनी ही ज्यादा होगी, कुछ इस तरीके से। तो बताइए सबसे छोटा बंध किस में बनेगा? H2O में, उससे बड़ा बंध H2S में, उससे बड़ा H2SE, देन सबसे बड़ा H2TE। ये देखिए, ठीक है, पूरा कारण सहित देख लो उधर। अगली बात हम करते हैं बंध वियोजन एंथैल्पी की। बंध वियोजन एंथैल्पी यानी कि बंध को वियोजित करने के लिए दी गई ऊर्जा। मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री में सिखाया है कि बेटा जब भी केमिस्ट्री में बंध बनता है तो ऊर्जा निकलती है। आप ताली बजा करके देखिए, दो हाथ है, इन दोनों के बीच में बंध बनाना है, साउंड एनर्जी निकली ना। और जब दो चीजों को अलग किया जाता है तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से ऐसे केमिकल बंध बना के रखते हैं, उनको तोड़ने के लिए बड़ी ऊर्जा लगानी पड़ती है। तो बंध वियोजन के लिए जो लगाई गई ऊर्जा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आप इसको इस तरीके से समझें, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था बंध की लंबाई, है ना। हमने बंध की लंबाई के बारे में पढ़ा था कि केंद्रीय परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ेगा बंध की लंबाई भी वैसे वैसे बढ़ेगी, ठीक है। अब बंध की लंबाई बढ़ गई है तो जितना लंबा बंध होगा उतनी जल्दी टूटेगा। आपके पास में इतनी बड़ी डंडी है ना, अच्छी सी एक लंबी सी डंडी ले लेना, है ना। बड़ी डंडी को आप तोड़ो, फट्टा से टूट जाएगी। उसके बाद में जो वो टूटा हुआ टुकड़ा है उसको दोबारा लेना, फिर उसको तोड़िए, थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगेगी। और लास्ट में जब वो छोटा सा टुकड़ा बचता है ना, उसको तोड़ने के लिए तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है, कितना ही कर लो। वो माचिस होती है ना, माचिस, है ना, एक माचिस लेना माचिस की डिब्बी में से, उसको तोड़िए, आराम से टूट जाएगी। बड़ी है तो वो आराम से टूटेगी, है ना। जैसे जैसे वो छोटी होती जाएगी ना, वैसे वैसे उसको तोड़ने में आपको मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि ऊर्जा ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो बंध की लंबाई जैसे जैसे कम होगी, बंध वियोजन एंथैल्पी का नाम वैसे वैसे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बंध वियोजन एंथैल्पी, बंध वियोजन एंथैल्पी, इसे हम डेल बॉन्ड H के नाम से भी जानते हैं। तो बंध वियोजन एंथैल्पी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बंध लंबाई के, ठीक है ना। बंध लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी बंध वियोजन एंथैल्पी वैसे वैसे कम होगी, और बंध लंबाई जैसे जैसे छोटी होती जाएगी बंध वियोजन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा नजर आएगी। तो H2O, H2S, H2SE और इनमें बंध लंबाई सबसे ज्यादा उसकी होती है, तो बंध वियोजन एंथैल्पी सबसे कम भी उसी की होती, और सर्वाधिक बंध एंथैल्पी किसकी होगी? डेल बॉन्ड H सबसे ज्यादा किसकी मानी जाएगी? H2O की मानी जाएगी। अपचायक गुणों की बात करते हैं। अपचायक गुण क्या होते हैं? सामने वाले को हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाना, है ना। यहाँ पर यदि हम बात करें अपचायक गुणों की, यानी कि सामने वाले का आपको क्या करना है? अपचयन करना है। और अपचयन करने का मतलब क्या है बेटे? हाइड्रोजन का जुड़ना, है ना। अपचयन होना मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना, या ऑक्सीजन का निकलना। अगर हम ऑक्सीजन के हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि H2O, H2S, H2T, SE एंड H2TE की हम जब बात करते हैं, तो अपचायक गुणों की हम बात करें तो अपचायक गुण रिड्यूसिंग नेचर, अपचायक गुण जो है वो विषमानुपाती होते हैं अपने बंध वियोजन एंथैल्पी के। अरे यहाँ हाइड्रोजन बंध जितनी जल्दी टूटेगा, सामने जाकर के उसका हाइड्रोजन उतना ही जल्दी प्रोवाइड करवाएगा ना। देखिए H2TE का में केंद्रीय परमाणु का आकार बड़ा है, केंद्रीय परमाणु का आकार बड़ा है तो इसकी डेल बॉन्ड H की वैल्यू भी कैसी है? कम है। कम है तो बंध जो है हाइड्रोजन और टेल्यूरियम के बीच का वो जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटेगा तो यहाँ का हाइड्रोजन कहीं और जाकर के जिसका अपचयन करवाना है वहां जल्दी जाकर के जुड़ेगा। वहां यदि जल्दी हाइड्रोजन आकर के जुड़ा तो इसके अपचायक गुण भी अधिक पाए जाएंगे। तो यहाँ सबसे अच्छा अपचायक कौन माना जाता है? H2TE। और सबसे कम अच्छा अपचायक कौन माना जाएगा? H2O, ठीक है। ऐसे ही आप अम्लीय प्रबलता को देखिए। अम्ल कौन होते हैं? जो H+ देते हैं। और अच्छे अम्ल या स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन माने जाते हैं बेटे? जो जितना जल्दी H+ आयन डोनेट करता है वो उतना ही अच्छा अम्ल माना जाता है, ठीक है। अब अम्ल वो सबसे अच्छा होता है जो जल्दी से H+ दे देता है। यहाँ देखिए बंध प्रबलता को भी यदि हम डेल बॉन्ड H से
रिलेट करें तो बंध वियोजन एंथैल्पी जितनी कम होगी, H प्लस जो है वो उतनी जल्दी टूटेगा, H प्लस जितनी जल्दी टूटेगा वो उतना ही अच्छा अम्ल माना जाएगा। तो मुझे बताइए बच्चों, हाइड्राइड्स ऑक्सीजन फैमिली के जो हैं उनमें सबसे अच्छा अम्ल कौन होगा? बोलिए, सबसे अच्छा अम्ल कौन होगा? ये क्यों? क्योंकि इसके केंद्रीय परमाणु की जो लंबाई है वो ज्यादा है, जल्दी से टूटेगा, जल्दी से टूटेगा तो जल्दी से H प्लस देगा, जल्दी से H प्लस देगा तो अच्छा अम्ल माना जाएगा। तो अम्लीय प्रबलता यानी कि Ka जितना ज्यादा बंध अम्ल की जो प्रबलता है उतनी ही ज्यादा, बंध वियोजन एंथैल्पी जितनी कम अम्लीय प्रबलता उतनी ही ज्यादा। और Ka क्या होता है? वियोजन स्थिरांक। क्या कहते हैं इसे? Ka को वियोजन स्थिरांक, ठीक है। वियोजन स्थिरांक या अम्लीय प्रबलता एक ही चीज है। बंध जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी जल्दी टूटेगा, यानी कि उसकी बंध वियोजन एंथैल्पी का मान उतना ही कम होगा। जितना कम बंध वियोजन एंथैल्पी का मान होगा उतना ही अच्छा वो अम्ल माना जाएगा, उसकी अम्लीय प्रबलता उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी, ठीक है। अब तापीय स्थायित्व की बात करें तो देखिए ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है बेटा। देखिए बंध लंबाई जितनी ज्यादा होगी, बंध वियोजन एंथैल्पी उतनी कम। बंध वियोजन एंथैल्पी उतनी कम होगी। बंध वियोजन एंथैल्पी जितनी कम होगी उतने ही कम ताप पर, यानी कि एनर्जी आपको कम लगानी पड़ रही है। और अगर आप हीट एनर्जी, ताप ही ऊर्जा अगर आप लगा रहे तो वो भी आपको कम देनी पड़ेगी। तो तापीय स्थायित्व बंध वियोजन एंथैल्पी जितनी कम, तापीय स्थायित्व भी उतना कम। तो देखिए H2O, H2S, H2SE और H2TE में बोलिए बंध लंबाई सबसे ज्यादा किसकी है? H2TE की। अब H2TE की बंध लंबाई सबसे ज्यादा है तो H2TE की बंध वियोजन एंथैल्पी सबसे कम होगी। सबसे कम होगी तो इसका तापीय स्थायित्व भी सबसे कम होगा। तो तापीय स्थायित्व सबसे अधिक किसका हुआ? अपने H2O का। और सबसे कम किसका हुआ? H2TE का। तो ये था तापीय स्थायित्व, ठीक है। हर चीज एक दूसरे से रिलेट कर रही है बेटा। इधर देखिए आप, अम्लीय प्रबलता में भी यही हो रहा था। क्या? बंध वियोजन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी H प्लस त्यागने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बंध वियोजन एंथैल्पी का मान कम है तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो जल्दी से H प्लस देगा। इसी तरीके से पहले वाला पॉइंट देखिए, अपचायक गुण में भी यही है। बंध वियोजन एंथैल्पी जितनी जल्दी से टूटेगा, जितनी कम होगी बंध वियोजन एंथैल्पी उतना जल्दी बंध टूटेगा। जितना जल्दी बंध टूटेगा हाइड्रोजन यहाँ से उतनी जल्दी फ्री होगा, उतनी जल्दी फ्री होगा तो सामने वाले का अपचायन भी उतना ही जल्दी करवाएगा, तो अपचायक गुण भी उतनी ही ज्यादा प्रदर्शित करेगा। इसके पहले वाली प्रॉपर्टी देख लीजिए, बंध वियोजन एंथैल्पी जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे बंध वियोजन एंथैल्पी का मान कम होगा, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, H2S की तुलना में H2TE प्रबलतम अपचायक क्यों है, तो इसका कारण बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए H2S और H2TE में यदि आप प्रबलतम अपचायक की बात करें तो देखिए सल्फर, क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ना, थर्ड आवर्त का एलिमेंट है, तो थर्ड आवर्त के एलिमेंट का साइज छोटा होता है, जबकि टेल्यूरियम जो है वो बड़े आवर्त का तत्व है, इसकी वजह से उसका साइज जो है वो भी बड़ा होता है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बंध लंबाई बड़ी होती है ना। बंध लंबाई ज्यादा है तो बताइए बंध वियोजन एंथैल्पी का मान कम होगा। बंध वियोजन एंथैल्पी का मान कम होगा तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से जल्दी से रिमूव हो जाएगा H प्लस के रूप में, सुगमता से त्याग दिया जाएगा। और सुगमता से जब H प्लस त्याग दिया जाएगा तो वो H प्लस किसी और का जाकर के क्या करेगा? अपचयन करवाएगा। इसलिए जो एलिमेंट या जो कंपाउंड जितनी जल्दी H प्लस त्यागेगा वो उतना ही अच्छा अपचायक माना जाएगा। तो H2S और H2TE की तुलना में प्रबलतम अपचायक कौन होगा? H2TE होगा। क्यों होगा? क्योंकि H2TE की बंध लंबाई
H2TE की बंध लंबाई अधिक होती है तो इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी, इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी जो कि जिसे आप डेल बॉन्ड H से शो करते हैं बच्चों, का मान कम होता है ना। बंध वियोजन एंथैल्पी का मान कैसा होता है, इसका कम होता है। अब बंध वियोजन एंथैल्पी का मान कम या न्यूनतम होने की वजह से इस बंध का विदलन सुगमता से हो जाता है, कम होता है या न्यूनतम होता है, जिससे बंध विदलन सुगमता से हो जाता है। अब बंध विदलन यदि सुगमता से हो जाएगा तो ऑक्सीजन अलग और टेल्यूरियम अलग। अब ऑक्सीजन और टेल्यूरियम में यदि दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो क्या होगा, ये H+ आसानी से त्याग देता है, सुगमता से हो जाता है और H+ आसानी से त्याग देता है। अब H+ अगर निकल गया है तो इसका खुद का क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यदि आसानी से हो गया है तो सामने वाले का अपचयन भी आसानी से करवाएगा और बड़ी प्रबलता से करवाएगा, क्योंकि जितनी प्रबलता से बंध टूटेगा उतनी ही आसानी से आपको H+ मिलेगा। H+ मिलेगा और प्रबलतम अपचायक की भांति व्यवहार करेगा। बोली बात समझ में आ रही है। सारा खेल किसका है, एटम की साइज का। एटम का साइज जितना बड़ा होगा बच्चों, बंध की लंबाई उतनी ज्यादा होगी। बंध की लंबाई यदि ज्यादा है, बंध की लंबाई अधिक, तो बंध वियोजन एंथैल्पी कम। बंध वियोजन एंथैल्पी कम तो बंध विदलन जो है वो सुगमता से, ठीक है। बंध विदलन यदि सुगमता से हो रहा है तो यहाँ से H+ जो है आसानी से त्याग रहा है, आसानी से त्याग रहा है, इसीलिए प्रबलतम अपचायक की भांति व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो किसी का भी यदि प्रबलतम अपचायक या प्रबलतम ऑक्सीकारक की तरह आपको व्यवहार प्रदर्शित करना हो तो आप इस तरीके से उस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। इसी प्रकार का एक अगला प्रश्न है कि भाई H2O और H2TE तक तापीय स्थायित्व में कमी क्यों प्रेक्षित है। क्यों प्रेक्षित है देखिएगा, इसका भी कारण वही है, ठीक है। आपको यदि बेसिक चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं तो आप इन सभी का आंसर उन बेसिक से ही दे सकते हैं। देखो वही सामान्य सी बात है कि H2O और H2TE तक है ना, ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का तत्व है, उसके बाद सल्फर तीसरे आवर्त का तत्व है, सिलेनियम और ज्यादा बड़े आवर्त का तत्व है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ आवर्त बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आवर्तों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कोशों की संख्या भी बढ़ती है बेटे। कोशों की संख्या बढ़ने की वजह से क्या होता है, साइज जो है एटम का वो बढ़ता है। अब एटम का साइज बढ़ता है तो बंध जो लंबाई है वो भी बढ़ती है। बंध लंबाई बढ़ती है तो वापस हम उधर वाले प्रश्नों पे आ जाते हैं, वही सेम टू सेम बात। बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध वियोजन एंथैल्पी कम, बंध वियोजन एंथैल्पी कम तो बंध टूटने में आसानी, बंध टूटने में आसानी होगी तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो तापीय स्थायित्व जो है वो कम हो जाएगा। वही बात है देखो कि बंध लंबाई की अगर हम बात करें तो H2O, H2S, H2SE और H2TE में बताइए सबसे बड़ी बंध लंबाई किसकी है। बंध लंबाई सबसे ज्यादा H2TE की है। तो डेल बॉन्ड H किसका सबसे ज्यादा है, जिसकी बंध लंबाई सबसे कम है। ये देखिए एक और तरीका इस प्रश्न को करने का, बोलिए बंध वियोजन एंथैल्पी का मान सर्वाधिक किसका है, H2O का।
अब H2O के बंध वियोजन एंथैल्पी का मान सर्वाधिक होने की वजह से क्या है, तापीय स्थायित्व में कमी है। बताइए, तापीय स्थायित्व यानी कि यदि आपको ताप में इन्हें रख दिया जाए H2TE, H2SE, H2S और H2O को, तो सबसे कम ताप पर कौन स्थायित्व रहेगा, सबसे कम ताप पर किसका बंध टूटेगा, भाई बॉन्ड एंथैल्पी इसकी ज्यादा लग रही है तो ये सर्वाधिक स्थायी होगा, है ना। इसका जो स्थायित्व है, तापीय स्थायित्व, वो सर्वाधिक होगा और उसका सर्वाधिक कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसको बंध वियोजन एंथैल्पी के लिए जो ताप ऊर्जा है वो कम देनी पड़ेगी तो जल्दी से बंध टूटेगा। तो देखिए ऐसे आप लिख दें, बंध लंबाई के बढ़ने से क्या होता है, बंध वियोजन एंथैल्पी का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम प्राप्त होता है, जिससे कम ताप पर ही बंध टूटने लगता है और तापीय स्थायित्व में कमी आती है। बोलिए, कितना सरल सा आंसर था, है ना, कि बंध लंबाई बढ़ेगी तो बंध वियोजन एंथैल्पी कम होगी, बंध वियोजन एंथैल्पी कम होगी तो कम ताप पे बंध टूटेगा, और कम ताप पे यदि बंध टूट रहा है तो बंध की जो तापीय स्थायित्व है, पर अणु का जो तापीय स्थायित्व है वो भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा प्रश्न को आंसर कैसे देना है। अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं तो योर आंसर विल बी मोर अट्रैक्टिव, है ना, और इस तरीके से लिखने के बाद आप अपने आंसर को पूरी तरीके से समझा भी सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न लिखने के अलग अलग तरीके यहाँ पर आपको बताए गए हैं। अब आप इसमें से कौन सा चूज करते हैं, दिस इज योर चॉइस। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।